हाय एवरीवन, इडियम्स एंड फ्रेजेस का लेक्चर नंबर 8 आज हम स्टडी करेंगे। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। पहला इडियम है एट या फिर ऑन दिस स्पर ऑफ द मोमेंट। मोमेंट का मतलब होता है क्षण, पल। मोमेंट का मतलब होता है पल या फिर क्षण, जिसे आप कह सकते हैं। स्पर का मीनिंग तो कई प्रकार से हो सकता है। जैसे एक मीनिंग इसका होता है प्रेरणा, मतलब इंस्पिरेशन जिसको कहा जा सकता है। ऑन दिस स्पर ऑफ द मोमेंट, तो एकदम से मन में जो आइडिया आया, उसी पल की प्रेरणा के चलते, उसी क्षण के चलते जो मन में भाव आया, जो प्रेरणा आई, उसके सहारे जो आपने किया वही है एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। मतलब किसी क्षण, किसी पल आपके मन ने जो कहा, आपके मन में जो विचार आया, आपने वो किया, वही है ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। मतलब आपने पहले से कुछ प्लान नहीं किया है ना, ऑल ऑफ सडन आपने कुछ भी तय किया। मतलब राइट ऑन दिस स्पॉट जिसको कहा जा सकता है। देखिए ना, इंस्टेंटली विदाउट एनी प्रीवियस प्लानिंग, बिना किसी पूर्व तैयारी के, तुरंत उसी क्षण एकदम से आपके मन में जो आइडिया आया, उसी को कहा जाता है एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। सामने एग्जाम्पल देखना पड़िए। समटाइम्स रिएक्टिंग टू द थिंग्स एट द स्पर या फिर ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट कॉस्ट अस हाई। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम किसी भी घटनाक्रम पर तुरंत कोई रिएक्शन देते हैं, तो उससे हमें आगे चल के बड़ा नुकसान हो जाता है ना। कई बार हम अगर पहले से ही सोच के नहीं रखे होते, एकदम से ऑल ऑफ सडन एकदम से कुछ इम्पल्स होता है और हम कोई डिसीजन ले लेते हैं, उससे हमें नुकसान उठाना पड़ जाता है। बैटर डाउन, इसका मतलब होता है तोड़ना, रिमूव करना, डिस्ट्रॉय करना, पीट पीट कर गिरा देना। बैटर का मतलब से हथौड़े से पीटा नहीं जाता, उसको बैटर कहा जा सकता है। बैटर डाउन मतलब कुल्हाड़ी से काट काट के गिरा देना, हथौड़े से पीट पीट कर गिरा देना। तो डिस्ट्रॉय कर देना, खास तौर पे किसी संरचना को, जैसे कोई स्टैचू हो तो उसे तोड़ करके, स्टैचू मतलब कोई पुतला, उसे तोड़ करके कोई गिरा गिरा दिया। कोई मूर्ति हो उसे तोड़ के गिरा दिया गया। कोई दीवार है, कोई बिल्डिंग है, उसे जेसीबी की मदद से गिरा दिया गया। दिस इज कॉल्ड टू बैट इट डाउन, रिमूव करना या डिस्ट्रॉय करना किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को। एग्जाम्पल देखिए, विच वॉल विल द कंस्ट्रक्शन क्रू। क्रू का मतलब होता है मेंबर्स, जो टीम होती, जैसे क्रू मेंबर्स होते हैं जो नाव में या किसी प्लेन पे रहते हैं, उनको क्रू मेंबर्स कहा जाता है। तो विच वॉल विल द कंस्ट्रक्शन क्रू बैट डाउन फर्स्ट। कई दीवारें गिरानी हो कंस्ट्रक्शन क्रू को, तो पूछा जा रहा है कि पहले कौन सी दीवार गिराएगा कंस्ट्रक्शन क्रू, पहले कौन सी दीवार गिराएगा। बी ऑल ईयर्स, बड़ा इजी है इसे समझना। 1 2, हाँ ये 3 है ना। बी ऑल ईयर्स, ये 3 हुआ। ऑल ईयर्स मतलब बहुत चाव से, बहुत मन से किसी की बात को सुनना। बी ऑल ईयर्स मतलब बहुत मन से किसी की बात को सुनना। बी ऑल ईयर्स जिसको कहा जा सकता है। देखिए मीनिंग, रेडी एंड ईगर टू हियर व्हाट वन हैज टू से। मतलब तैयार हैं, बिल्कुल कान लगाए हुए हैं, आतुर हैं कि कोई क्या कहेगा उसको सुनने के लिए, या फिर बहुत मन से कुछ सुन रहे हो। जैसे कि कोई आपको कोई कहानी सुना रहा हो और आप कहानी बड़े मन से सुन रहे हो, तो यू आर ऑल ईयर्स एक तरीके से। टेल मी अबाउट योर फर्स्ट डे एट द न्यू जॉब। नई नौकरी के पहले दिन का अनुभव बताइए आप मुझे। वी आई एम ऑल ईयर्स, मैं बिल्कुल तैयार हूं सुनने के लिए। जी, नंबर 4 को देखिए, ये नंबर 4, बी ऑल आईज मतलब आपने आंखें गड़ा रखी हैं। आपकी जो दोनों आंखें हैं, आपने फोकस कर रखा है, आप किसी एक ही ओर देख रहे हैं, बहुत ही ध्यान से कुछ देखना। जैसे बी ऑल ईयर्स का मतलब है बहुत ध्यान से कुछ सुनना, बी ऑल आईज का मतलब है बहुत ध्यान से कुछ देखना।
टू वॉच समथिंग इंटेंटली, इंटेंटली का मतलब बहुत ध्यान से, लगन से। द चिल्ड्रन वर ऑल आइज व्हेन द मैजिशियन स्टार्टेड परफॉर्मिंग, जब मैजिशियन ने परफॉर्मेंस देनी शुरू की, मैजिशियन मतलब जादूगर, जादूगर ने जब परफॉर्मेंस देनी शुरू की तो बच्चे बहुत मन से आंखें गड़ा करके उसकी परफॉर्मेंस को देख रहे थे। स्टार्ट और स्टॉप के बाद जीरंड आता है, जीरंड मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसीलिए देखिए स्टार्टेड के बाद परफॉर्म वर्ब को उसकी आईएनजी फॉर्म में लिखा गया है जी। नंबर 5, बी एट द बॉटम ऑफ किसी नेक्सस, नेक्सस वर्ड आप जानते हैं? नेक्सस कोई जाल होता है, हाँ, उसके सबसे निचले स्तर पर आप हैं। निचले स्तर पे आपका मतलब नहीं, देखिए थोड़ा सा गैर कानूनी होगा, जैसे कि ये देखिए ड्रग्स की ही बात की, जैसे अभी देखिए ना बॉलीवुड में ड्रग्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर है वो बंदा जो मेन है, और यहाँ पर पुलिस अभी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन लोगों पे कार्रवाई हो रही, इन लोगों को सुना जा रहा है। ये बंदा यहाँ जो बैठा हुआ ना, सिटिंग एट द बॉटम ऑफ दिस एंटायर नेक्सस, तो जो मुख्य बंदा है, जो किसी अपराध की जड़ है ना, जो आका है, जो मेन पर्सन है, उसको वो है बी एट द बॉटम ऑफ का ये मीनिंग। बी मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर सम इलीगल एक्शंस, है ना, किसी गैर कानूनी धंधे का जो सरगना है, जो मुखिया है, उसके लिए इस फ्रेज को इस्तेमाल किया जाता है, बी एट द बॉटम ऑफ। ये देखिए, इट वॉज फाउंड दैट शांति वॉज एट द बॉटम ऑफ द होल फैमिली फर्स्ट, फर्स्ट मतलब लड़ाई झगड़ा मनमुटाव, पता चला कि घर में जो भी कलह थी, कलह हुई, झगड़ा हुआ, उसकी जड़ कौन था? उसकी जड़ कौन था? शांति थी उसकी जड़। जैसे महाभारत हुई तो शकुनी यहाँ बैठा हुआ था, यहाँ ही वॉज सिटिंग एट द बॉटम ऑफ द एंटायर महाभारत। तो मुख्य बंदा तो शकुनी था, ना कि दुर्योधन या फिर कृष्ण। So it was found that Shanti was at the bottom of the whole family first. मुख्य कारण या मुख्य वजह, जो मुख्य बंदा जिसकी वजह से ये सारा ड्रामा हुआ, ये सब झगड़ा हुआ, वो शांति थी। Be called for, such a very important phrase. Basically ये phrase है, फ्रेजल वर्ब में आता है, बी कॉल्ड फॉर। इंपॉर्टेंट फ्रेज है, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है। इसका मतलब होता है स्पष्टीकरण मांगा जाना, मतलब बुलाया गया है, चलो। क्या मतलब है कि आपने कोई गड़बड़ी करी है, आपकी कोई शिकायत आई, चलिए प्रिंसिपल साहब ने बुलाया, आपकी शिकायत आई है, तो स्पष्टीकरण मांगा जाएगा आपसे, सवाल जवाब किए जाएंगे। कॉल फॉर का ये मतलब है टू बी डिमांडेड एक्सप्लेनेशन, जब आपसे स्पष्टीकरण मांगा जाए कि ये गड़बड़ी कैसे हुई, ये नुकसान कैसे हुआ, है ना, ये गलती कैसे हुई, कौन जिम्मेदार है इसके लिए। दिस इज कॉल्ड बी कॉल्ड फॉर। द एनएसए वाज कॉल्ड फॉर, एनएसए से स्पष्टीकरण मांगा गया, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो कि अजीत डोभाल साहब हैं इस समय, by the prime minister to explain the ground situation of the operation running at the air base। हाँ, एयरबेस में जो ऑपरेशन चल रहा था, जो घटनाक्रम हो रहा था, उसकी ग्राउंड सिचुएशन, जो जमीनी हकीकत थी, वो जानने के लिए एनएसए को बुलाया गया। एनएसए से पूछा गया क्या चल रहा है, क्या तमाशा हो रहा है। सो एनएसए वाज कॉल्ड फॉर एक्सप्लेन करने के लिए, स्पष्टीकरण देने के लिए। बी इन द गुड ओडोर ऑफ, ओडोर, ओडोर का मतलब होता है खुशबू, ओडोर मतलब होता है खुशबू, जो गंध होती है ना, गंध, उसको ओडोर कहा जाता है। खासतौर पे जो सुगंध हो उसको ओडोर कहा जाता है। ये देखिए एक प्रोडक्ट आता है ओडोनिल, क्या करता है ये प्रोडक्ट? गंदी बदबू को नील ही तो करता है, जीरो करता है, खत्म करता है। तो ओडो, ओडोर से आया है सर, ओडोर मतलब गंध, ठीक है। हाँ, सो बी इन गुड ओडोर ऑफ, किसी का चहेता होना, किसी के फेवर में होना। जैसे एक होता है ना, बी इन गुड बुक्स ऑफ, किसी के मन में आपके बारे में अच्छी राय है, कोई आपको बहुत पसंद करता है, किसी के मन में बसे हुए हैं आप, किसी के बहुत फेवरेट हैं आप, कोई आपकी बड़ी तारीफ करता है, किसी का आपने एक तरीके से विश्वास जीत रखा है,
है ना। जैसे जो एनएसए हैं हमारे अजीत डोभाल साहब, पिछले 6 साल से हैं, गवर्नमेंट फिर से चुन ली गई लेकिन अभी भी वो एनएसए हैं। इसका क्या मतलब है? ही इज इन द गुड बुक्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ही इज इन द गुड बुक्स ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट, है ना। किसी का फेवरेट होना, टू बी इन गुड फेवर। योर सिस्टर इज इन गुड ओडोर ऑफ हर टीचर्स। हाँ, आपकी जो सिस्टर है उसके टीचर्स उसको बहुत मानते हैं। अपने टीचर्स की नजर में वो फेवरेट है। क्यों? बिकॉज शी ऑलवेज कंप्लीट्स हर होमवर्क ऑन टाइम, क्योंकि वो समय पर अपना होमवर्क कंप्लीट करती। दैट्स व्हाई ऑल द टीचर्स लाइक हर अ लॉट। शी इज इन द गुड बुक्स ऑफ ऑल द टीचर्स, शी इज इन द गुड ओडोर ऑफ हर टीचर्स। नंबर 8, बी लेड बाय द नोज। लेड लीड से बना है, लीड से लीडर बनता है। लीडर वो जो नेता हो, जो नेतृत्व करे। लीड करना मतलब नेतृत्व करना। नोज मतलब नाक, ये नेगेटिव सेंस में आता है। देखिए, कोई आपसे कह रहा है, आप किसी के नौकर हैं और कोई आपसे कह रहा है कि अपनी नाक के सीध में जाना, दाएं बाएं नजर नहीं जानी चाहिए, दाएं बाएं नहीं मुड़ना, सीधे सीधे जाना है आपको। तो बी लेड बाय नोज का ये मतलब है कि जितना आपसे कह दिया गया आप उतना करेंगे, जो कह दिया गया वो करेंगे। लेफ्ट टर्न लेने को कहा जाएगा लेफ्ट टर्न लेंगे, राइट टर्न लेने को कहा जाएगा राइट लेंगे, है ना। बी लेड बाय द नोज का मतलब है नौकरों के जैसे काम करना। जब आप किसी के नौकर होते हैं, कोई आपका मालिक होता है और अगर वो आपका शोषण कर रहा है तो वो ऐसी ही सिचुएशन में आपको डाल देता है। बी लेड बाय द नोज, जब आपसे कह दिया गया कि गुलामों के जैसे जो ऑर्डर्स दे दिए गए हैं उनको फॉलो करो और सीधे जाना, दाएं बाएं कहीं मुड़ना नहीं है, नाक की सीध में जाना, बिल्कुल कहीं नहीं मुड़े। अगर कहीं मुड़े तो फिर समझ लेना, है ना। तो दिस इज कॉल्ड बी लेड बाय द नोज। फॉलो सबमिसिवली, सबमिसिव होने का मतलब ही होता है नौकर, और फॉलो मतलब अनुसरण करना। तो नौकरों के जैसे किसी की बातों का अनुसरण करना। दे सिंपली डिड नॉट नो व्हाट दे वर डूइंग, उन्हें मालूम ही नहीं था वो क्या कर रहे हैं। एंड वर लेड बाय द नोज बाय ए मैनिपुलेटिव गवर्नमेंट, और एक ढोंगी सरकार के द्वारा उन्हें सिर्फ गुलाम बनाया जा रहा था। नंबर 9, बी नॉट वर्थ वन सॉल्ट। सॉल्ट मतलब नमक, है ना। जैसे नमक का कर्ज होता है एक तरीके से, सॉल्ट नमक अदा किया जाता है। वर्थ होना, वैल्यू होना। बी नॉट वर्थ वन सॉल्ट, जैसे कोई कह रहा है कि आप उस पर भरोसा ना करिएगा, वो अपने नमक का तो कर्ज अदा नहीं कर पाया, वो तुम्हारा क्या भला करेगा या फिर तुम्हारी क्या मदद करेगा। वो अपना तो भला कर नहीं पा रहा, वो तुम्हारा क्या भला करेगा। तो जो बिल्कुल बेकार व्यक्ति है, नॉट डिजर्विंग एट ऑल, है ना, उसको कहा जाता है बी नॉट वर्थ योर सॉल्ट। यू शुड नॉट हेल्प रमेश, ही इज नॉट वर्थ हिज सॉल्ट। हाँ, आपको रमेश की मदद नहीं करनी चाहिए, वो एक गद्दार व्यक्ति है, वो कहीं से ईमानदार नहीं है। हाँ, बी ऑन द लास्ट लेग। ये देखिए, एक टेबल है, 4 ये उसके पैर हैं। अभी मैं अगर 3D बनाऊं तो ज्यादा समझ में आएगा। ये 4 जो उसके पैर हैं, इसी के सहारे टेबल टिकी हुई है। ये टूट गया, अब 3 के सहारे टिकी, ये टूट गया, अब 2 के सहारे टिकी, ये भी टूट गया, अब 1 के सहारे टिकी। तो लास्ट लेग, अंतिम पैर के सहारे टिकी, मतलब अगर ये भी टूट गया तो चीजें बिल्कुल गिर सी जाएंगी, टूट जाएंगी, कोलैप्स कर जाएंगी। बी ऑन द लास्ट लेग्स मतलब गिरने के अंतिम चरण में होना। जैसे एक छप्पर हो और कई बल्लियों से उसको टिकाया गया हो, सब टूट के गिर गई हो, एक के सहारे टिका हुआ, और एक भी अगर गिर जाए तो इसका क्या मतलब है, सब कोलैप्स कर जाएगा। जैसे कि कोई टीम एक स्कोर का को चेस कर रही हो, सारे प्लेयर्स आउट हो गए हो, लास्ट पेयर बचा हो, सारे प्लेयर्स आउट हो गए हो, लास्ट पेयर जो है क्रीज पर हो, तो क्या है, द इनिंग्स इज ऑन लास्ट लेग्स। इनमें से कोई आउट हो गया तो इनिंग ओवर, मैच हार जाएंगे, है ना। तो मतलब बर्बादी के बिल्कुल कगार पे होना कि अब बर्बाद हो ही जाएंगे, है ना, टूट के बिखर जाएंगे, कोलैप्स होने की स्थिति में होना, बिखर जाने की स्थिति में होना, बर्बाद हो जाने की स्थिति में होना। इट इज रॉन्ग टू से दैट कास्ट सिस्टम, समाप्ति की स्थिति में होना, समापन की कगार पर होना, समापन की कगार पर होना, ये मीनिंग। जैसे आप ऐसे कह सकते कि कोई पार्टी अगर आपको लगता है चुनाव में हार जाएगी इस बार,
तो आप कह सकते हैं बस जाने ही वाली है ये पार्टी, इट इज ऑन इट्स लास्ट लेग, ये कहा जा सकता है। खैर एग्जाम्पल देखिए, इट इज रॉन्ग टू से दैट कास्ट सिस्टम इन इंडिया, ये कहना गलत होगा कि भारत में जो जातिगत व्यवस्था है इट इज ऑन इट्स लास्ट लेग्स, वो अपने अंतिम चरण में है, समापन की कगार में है, ये तो गलत बात है। इनफैक्ट धीरे धीरे कास्ट सिस्टम और ज्यादा मजबूत होता जा रहा है ना। तो ये कहना गलत है कि जातिवाद या जाति व्यवस्था जो है समाप्त हो रही है, बहुत तेजी से समाप्त नहीं हो रही, इनफैक्ट वो बढ़ रही है। सो थैंक यू सो मच, होपफुली आप सबने सेशन को एंजॉय किया होगा। नोट्स जरूर बनाते हुए चले ताकि ज्यादा से ज्यादा आप सीख सकें। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।